कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो, आज अपन सामाजिक विज्ञान का जो लेसन शुरू करने जा रहे हैं, 15वां लेसन, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। अब लेसन स्टार्ट करें उससे पहले वही चर्चा जो अपन पहले के लेसन में भी करते आए हैं। बोर्ड परीक्षा में ये वाला प्रश्न होगा आपके कितने अंक का, 4 अंक का, और प्रश्न आएगा केवल 1, मतलब 1 प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, वो अकेला प्रश्न कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। तो हमें इस लेसन को इस तरीके से सोल्व करना है ताकि अपने 4-4 नंबर के अधिकतम जो प्रश्न बन सके वो सारे प्रश्न अपन कवर कर पाए। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन ये ले रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार देख लेना थोड़ी सी बात। देखो, विश्व में क्या होते हैं कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं वाले देश पाए जाते हैं। एक विकसित देश होते हैं, कुछ देश होते हैं वो होते हैं विकासशील, और कुछ देश होते हैं वो होते हैं अविकसित। मतलब ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ऐसे कुछ देश तो हैं जिनकी अर्थव्यवस्था का पूर्ण विकास हो चुका, उन्हें तो कहते हैं कौन से देश, विकसित देश। भारत, चीन जैसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था का अभी विकास हो रहा है, मतलब इनकी अर्थव्यवस्था विकास कर रही है। तो भारत, चीन जैसे देश किस में शामिल होंगे, विकासशील देशों में। और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी पिछड़ी हुई है, काफ़ी अविकसित है, इसलिए उन्हें कहते हैं अविकसित या पिछड़ी हुई। समझ गए बात। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर अपन संपूर्ण विशेषताएं देखें तो इनमें से भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं तो अपने को लगती हैं कैसी, अविकसित या पिछड़ेपन वाली विशेषताएं, और कुछ विशेषताएं लगती हैं कैसी, विकासशील वाले। मतलब अभी विकसित वाली स्टेज पे तो भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाई है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की अपने को चर्चा करनी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं में से कुछ विशेषताएं होंगी कैसी, अविकसित या पिछड़ेपन को दर्शाने वाली, और कुछ विशेषताएं ऐसी होंगी जो विकासशीलता के स्वरूप को दर्शाती हैं। अब 2 बड़े प्रश्न तो अपने यहाँ से बनेंगे। देखो, पहला प्रश्न तो इससे संबंधित है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाने वाली विशेषता, या पिछड़ेपन को ही कह सकते हैं अपन अविकसित स्वरूप को दर्शाने वाली विशेषता। चलो पहले क्वेश्चन के साथ अपना लेसन भी प्रारंभ होता है। तो ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनको देखकर हमें यह एहसास होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कैसी है, पिछड़ी हुई है या अविकसित है। तो पहली विशेषता तो अपन लेंगे क्या, जीवन की निम्न गुणवत्ता। अब देखो इसका मतलब समझना। देखो, जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले 2 प्रमुख तत्व माने गए हैं, शिक्षा व स्वास्थ्य। कौन कौन से, शिक्षा व स्वास्थ्य। इन दोनों के आधार पर ही हम बता सकते हैं क्या बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन गुणवान है या नहीं है, या किसी देश के लोगों का जीवन गुणवान है या नहीं है। तो शिक्षा की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रतिशत या साक्षरता का प्रतिशत कितना था, 76.04%। इस दृष्टि से देखें तो भारत की 25% जनसंख्या अभी भी क्या है, निरक्षर है। तो इसका मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या अभी भी अनपढ़ है। और स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति की औसत जो जीवन जीने की आयु मानी गई है वो मानी गई है कितनी, 68 वर्ष। तो भारत में औसत जीवन जीने की आयु 68 वर्ष है, जो चीन, जापान जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। तो इन दोनों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारत में शिक्षा का लेवल भी कमजोर है और स्वास्थ्य का लेवल भी कमजोर है। इन दोनों का लेवल कमजोर होने का मतलब क्या हो गया, जीवन की निम्न गुणवत्ता है, और जीवन की निम्न गुणवत्ता होने के कारण अपन कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी कैसी है, अविकसित या पिछड़ी हुई। चलो इसका वर्णन लिखता हूं अब। तो इसके वर्णन में लिख देना आप, शिक्षा व स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता
शिक्षा व स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले दो प्रमुख तत्व हैं। को निर्धारित करने वाले दो प्रमुख तत्व हैं। अब दोनों की एक एक अपन चर्चा करें तो पहले शिक्षा की चर्चा होगी फिर स्वास्थ्य की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, साक्षरता कह दो चाहे शिक्षा की दर कह दो एक ही बात है, भारत की साक्षरता दर 76.04% है। इस प्रकार अभी भी भारत की 25%, भारत की लगभग 25%, 25 से कुछ ज़्यादा ही मान लो, भारत की लगभग 25% जनसंख्या क्या है, निरक्षर है। तो एक तो शिक्षा के मामले में भारत की कमजोर स्थिति हो गई। अब स्वास्थ्य के मामले में अपन बात करें तो अपन ये उल्लेख करेंगे इसमें कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन जीने की औसत आयु, भारत में जीवन जीने की औसत आयु बताइए कितने वर्ष मानी गई है, 68 वर्ष मानी गई है। तो जीवन जीने की औसत आयु क्या है, 68 वर्ष है, जो चीन व जापान जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है। चीन जापान में लगभग एक व्यक्ति की औसत आयु मानी गई है 78 से 80 वर्ष तक। तो वहाँ का व्यक्ति 78-80 वर्ष तक जी रहा है और अपने भारत का व्यक्ति 68 वर्ष तक जी रहा है। इसका मतलब अपने व्यक्तियों का स्वास्थ्य क्या है, उनको देखते हुए काफ़ी कमज़ोर है, जो चीन व जापान जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है। अब लास्ट लाइन लिख देंगे अपन, इस प्रकार शिक्षा व स्वास्थ्य की निम्न स्थिति, शिक्षा व स्वास्थ्य की निम्न स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को व्यक्त करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाती है। पिछड़ेपन को दर्शाती है। देखो लास्ट हर एक पॉइंट में 4 नंबर का प्रश्न होगा, अपन 4 पॉइंट ही करेंगे, इसमें ध्यान रखना। हर एक पॉइंट में मैं चर्चा करूंगा, लास्ट में ये लाइन लिखूंगा शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद वाला कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाती है। अगर ये वाला प्रश्न आए ना पिछड़ेपन को दर्शाने वाली विशेषता, तब तो लाइन ये लिख देना पिछड़ेपन को दर्शाती है। और अगर अविकसित स्वरूप को दर्शाने वाली विशेषताएं पूछे तो लास्ट में लिख देना अविकसित स्वरूप को दर्शाती है। पहली विशेषता कंप्लीट। चलो दूसरी विशेषता की चर्चा करें अपन। दूसरी विशेषता है जननांकीय कारक। दूसरी विशेषता क्या है, जनांकीय कारक। देखो जनांकीय कारक में लेते हैं अपन किसको, जन्म दर व मृत्यु दर को। तो भारत में जन्म दर भी ज़्यादा है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है। भारत में जन्म दर ज़्यादा है, इसका मतलब भी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि जन्म दर ज़्यादा होगी तो जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा होगी। अब जनसंख्या का लगातार बढ़ना किसी देश के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता, तो जन्म दर ज़्यादा होना भी गलत बात है। और मृत्यु दर भी ज़्यादा है, और मृत्यु दर भी किसी देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मृत्यु दर ज़्यादा है तो भी अपन ये मानेंगे कि भाई भारत में चिकित्सा सुविधाओं की क्या है, कमी है। तो जनांकीय कारक में क्या लेंगे अपन, जन्म दर और मृत्यु दर। तो इसमें लिखना भारत में जन्म दर व मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है।
भारत में जन्म दर व मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। अब जन्म दर की अपन चर्चा करें तो आप ये लिखना है इसमें 2001 के बाद 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% रही। अब पहले तो सुनना, ये अपन ने पहले भी अपने एक जनसंख्या वाला जो टॉपिक आया था 11वां था 12वां था जो भी था, उसमें अपन ने ये देखा था कि 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, 17.64%। देखो प्रत्येक 10 वर्ष बाद में भारत में जनगणना की जाती है। जनसंख्या की गणना कितने साल बाद होती है, 10 साल बाद होती है। 2001 में हुई जनगणना, उसके 10 साल बाद 2011 में हुई, और इसके 10 साल बाद अब 2021 में होगी। तो 2021 का तो अभी अपन कोई अनुमान नहीं लगा सकते। तो 2001 के बाद जब 2011 में जनगणना हुई तब भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, 17.64%। इस आधार पर यह देखा गया कि भारत में लगभग प्रत्येक वर्ष इतनी जनसंख्या बढ़ रही है जितनी कि ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या है। कहने का मतलब ये है कि भारत प्रत्येक साल एक ऑस्ट्रेलिया को जन्म देता है। भारत में जितने एक साल में जन्म लेते हैं ना, उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या है। तो है ना भारत के लिए एक मानता की बात। मानता की बात नहीं है, ये किसकी बात है, पिछड़ेपन की बात है। तो इसी में आपके अपन लिख देंगे, इस आधार पर भारत में प्रतिवर्ष लगभग उतनी जनसंख्या बढ़ रही है, भारत में प्रतिवर्ष लगभग उतनी जनसंख्या बढ़ रही है जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या है। जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या तो भारत हर साल पैदा कर देता है। तो इस प्रकार जन्म दर का बढ़ना और मृत्यु दर का बढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाता है। इस प्रकार जन्म दर व मृत्यु दर का बढ़ना किसको दर्शाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाता है। ये अपने पिछड़ेपन को दर्शाने वाले 2 पॉइंट कंप्लीट, समझ गए। तीसरा है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। तीसरा जो पिछड़ेपन को दर्शाने वाला कारण है वो क्या है, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। तो अब देखना, लास्ट जो अपना 14वां लेसन था उसमें अपन ने अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र देखे थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। आए कुछ याद? प्राथमिक क्षेत्र को तो अपन ने कहा था कृषि क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को कहा था अपन ने औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। समझ रहे हो बात? तो जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम हो जाती है और औद्योगिक क्षेत्र व सेवा क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ती जाती है। लेकिन अभी भी भारत की जनसंख्या का 50% जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। तो समझना इसको, जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता जाता है वैसे वैसे, अब अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे क्या होता है, कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम होती जाती है
तथा औद्योगिक क्षेत्र व सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र व सेवा क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ती जाती है। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मैंने 3 ही क्षेत्र बताए थे, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा क्या था, सेवा क्षेत्र। अगर कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम हो रही है और इन दोनों क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ रही है, इसका मतलब देश का आर्थिक विकास हो रहा है। लेकिन भारत की लगभग 50% जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अभी भी भारत की लगभग 50% जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तो पॉइंट अपना यही था, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाता है। ये 3 विशेषताएं कंप्लीट, और टोटल अपने को 4 विशेषताएं करनी थी पिछड़ेपन को व्यक्त करने वाली। लास्ट विशेषता देखेंगे अपन, निम्न प्रति व्यक्ति आय। चौथी पिछड़ेपन को दर्शाने वाली विशेषता क्या हो गई, निम्न प्रति व्यक्ति आय। तो अब देखना, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में प्रति व्यक्ति आय मानी गई है कितनी, $1590। भारत में प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय क्या मानी गई है, $1590। अब पूरे विश्व की अपन लिस्ट बनाए ना, तो प्रति व्यक्ति आय में भारत का नंबर आता है ऊपर से कौन सा, 170वां नंबर। टोटल यूएनओ के 193 सदस्य देश हैं। अब आप खुद सोच लो, 193 देशों में भारत का नंबर आ रहा है 170वां। तो इसका मतलब तो कैसी अर्थव्यवस्था है, एकदम पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। तो इसमें आप लिखोगे विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, $1590 है। ये प्रति व्यक्ति आय है। इस आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 170वां स्थान है। भारत में विश्व का 170वां स्थान है। अब ऊपर से 170वां स्थान आ गया, तो इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, पिछड़ी हुई। इस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। ये अपने कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर। अब देखो, इस क्वेश्चन में 4 नंबर का एक क्वेश्चन मैंने शुरू में बताया था, 1% आएगा लेसन से, वो 4 ही नंबर का होगा। तो या तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, इसके पक्ष में कोई 4 तर्क दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपसे 4 पॉइंट पूछे जाएंगे। 4 पॉइंट मैंने आपको करवा दिए। हो सकता है वो 2 पॉइंट पूछ ले, और 2 पॉइंट अगर वो आप खुद अपनी तरफ से देगा ना, तो क्वेश्चन देगा भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को व्यक्त करने वाली निम्न विशेषताओं का उल्लेख करो। 2 विशेषताएं वो अपनी तरफ से देगा ना, तब वो शुरू वाली दोनों विशेषता देगा। पहला जीवन की निम्न गुणवत्ता, दूसरा जनांकीय कारक। वो खुद लिख के दे देगा, आप वर्णन कर दोगे आराम से। पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब इस लेसन का अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समझ जाओ। देखे दूसरा प्रश्न कौन सा लिखूंगा मैं बोर्ड पे,
क्योंकि शुरू में मैंने चर्चा की थी। दूसरा प्रश्न कौन सा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से स्वरूप को, विकासशील स्वरूप को दर्शाने वाली विशेषताएं। विकासशील स्वरूप को दर्शाने वाली विशेषताएं। और ये है अपने लेसन का क्वेश्चन नंबर 2 कि किन आधारों पर अपन कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो पहला तो लेंगे अपन राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि। तो मैं आपको समझाऊंगा, ये पहले मैं एक लाइन लिख देता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत का मतलब होता है लगातार, इनमें क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे देश का आर्थिक विकास, जिससे देश की विकास दर बढ़ रही है। अब सुनना, जब संपूर्ण हमारा जो भारत एक राष्ट्र है, इस राष्ट्र की आय में वृद्धि होगी, राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी, तब बताओ देश का विकास दर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्रीय आय में भी लगातार वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति आय में भी लगातार वृद्धि हो रही है। कैसे अपन ये कह सकते हैं, ये बात इसलिए कह सकते हैं कि लगभग 1950 से 1980 तक भारत में जो विकास दर थी, क्या बढ़ रही है, विकास दर, वो विकास दर थी 3.5%, जबकि 2007 से 2012 तक भारत की विकास दर रही लगभग 8%। तो बताओ पहले की तुलना में भारत की विकास दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि अब भी ज़्यादा विकास नहीं हो रहा, लेकिन पहले की तुलना में तो बढ़ा है ना अपनी विकास दर। तो पहले की तुलना में बढ़ी है विकास दर, इसलिए भारत कैसा देश है, विकासशील देश है। पहले की तुलना में भारत का विकास हुआ है। तो वो आंकड़े लिखना जरूर आप। 1950 से 1980 तक भारत की विकास दर लगभग 3.5% रही है। ये तो पहले तो ये विकास दर रही, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए 2007 से 2012 तक यह विकास दर लगभग 8% हो गई। तो पहले की तुलना में अपनी विकास दर बढ़ी है। क्यों बढ़ी है विकास दर, क्योंकि राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, इससे भारत की क्या बढ़ी है, विकास दर बढ़ी है। इस प्रकार भारत एक विकासशील देश है, क्योंकि भाई विकास तो हो ही रहा है ना। ये आंकड़े अपने को साफ साफ दर्शा रहे हैं कि पहले की तुलना में भारत का विकास हो रहा है। तो अपन पूर्ण विकसित देश तो नहीं कह सकते, लेकिन विकास हुआ है, तो भारत कैसा देश हो गया, विकासशील देश हो गया। पहला पॉइंट तो ये आपका उल्लेख हो गया। दूसरा है, अब जैसे अपन पिछड़ेपन वाली विशेषता में अपन ने देखा था कि भारत में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, लेकिन कृषि पर निर्भरता में कमी भी आई है। कैसे आई है अभी बताता हूं मैं आपको। जब देश आजाद हुआ था, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 72% जनसंख्या किस पर निर्भर थी, कृषि पर निर्भर थी। समझ गए बात।
कृषि पर 72% जनसंख्या निर्भर थी, इसका मतलब औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर जनसंख्या की निर्भरता कम थी। अब वर्तमान में केवल 50% जनसंख्या ही कृषि पर निर्भर रही है। उसमें अपन ने आंकड़ा लिखा ना, वर्तमान में भारत की लगभग 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो कृषि पर निर्भरता में कमी तो आई है ना पहले की तुलना में। पहले 70% जनसंख्या 72% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, आज 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो इसमें अपन लिखेंगे 1950 में भारत की लगभग 72% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, अतः औद्योगिक क्षेत्र व सेवा क्षेत्र पर निर्भरता कम थी। पता है अपने को अर्थव्यवस्था की 3 ही क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र व सेवा क्षेत्र। तो अकेले कृषि क्षेत्र पर कितने % जनसंख्या निर्भर थी? 72% जनसंख्या तो कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर थी। इसका मतलब औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर निर्भरता कम थी। लेकिन वर्तमान में भारत की लगभग 50% जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। अब कृषि पर निर्भर है, इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र व सेवा क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ी है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में निर्भरता कम हो गई पहले की बजाय। इसका मतलब निर्भरता किस पर ज्यादा बढ़ गई? औद्योगिक क्षेत्र व सेवा क्षेत्र पर। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र व सेवा क्षेत्र में निर्भरता बढ़ी है। समझ गए बात? तो ये अपने आप में क्या दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का पहले की तुलना में क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो ये 2 पॉइंट हो गए इसमें। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि दर में कमी। अब देखो, हालांकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आंकड़ा बताया था कि 2001 के बाद 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही 17.64%, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सुनना, बोर्ड पे पहले लिख ही देता हूँ, बाद में समझा दूंगा। भारत में 1961 से 1971 तक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 24.80%। समझ गए बात? फिर एक आंकड़ा लिखना, 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 17.64%। अब देखो, हालांकि जनसंख्या वृद्धि दर काफी हो रही है, भारत में कम नहीं हो रही। 17.64% जनसंख्या बढ़ी है, इसका मतलब कम नहीं बढ़ी है, काफी बढ़ गई। लेकिन फिर भी पहले की तुलना में तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है ना। तो पहले की तुलना में अपन ने थोड़ा बहुत तो सुधार किया है, थोड़ा बहुत तो जनसंख्या को कंट्रोल किया है ना। तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, इसका मतलब थोड़ा बहुत अपना विकास हो रहा है अभी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? विकासशील। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि दर में पहले की तुलना में कमी आई है। पहले की तुलना में क्या आई है? कमी आई है। 3 पॉइंट कंप्लीट। चौथा पॉइंट अपन यहीं पे लिख देते हैं, छोटा सा है, आधारभूत संरचना का विकास।
देखो किसी भी देश की आधारभूत संरचना में, आधारभूत संरचना का मतलब होता है आधार, कि उसके बिना तो किसी देश का विकास हो ही नहीं सकता। जैसे सड़क बना बिना सड़क के किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि सड़कें नहीं होंगी तो उद्योग स्थापित नहीं होंगे, सड़कें नहीं होंगी तो यातायात नहीं चल पाएंगे, यातायात नहीं चलेगा तो एक जैसे कृषि का सामान उद्योगों तक या मंडियों तक कैसे पहुंच पाएगा। और दूसरा आधारभूत माना जाता है बिजली। तो सड़क एवं बिजली का विकास स्वतंत्रता के बाद में भारत में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, मतलब आधारभूत संरचना का विकास हुआ है। तो पहले की तुलना में विकास होना भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से लक्षण को दर्शाएगा? विकासशील स्वरूप को। तो इसमें आप लिख देना, भारत में स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद बिजली, सड़क आदि आधारभूत संरचना का विकास हुआ है। तो ये अपने आप में क्या दर्शाता है? विकासशील स्वरूप को दर्शाता है। ये अपने 4 पॉइंट कंप्लीट। कौन से क्वेश्चन के? दूसरे क्वेश्चन के। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक छोटा प्रश्न ये, लेकिन फिर भी वो 4 नंबर का बन सकता है, वो अपन और कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न, क्योंकि भाई अब जो अपन तीसरा प्रश्न करेंगे ना, है काफ़ी छोटा, लेकिन फिर भी वो 4 नंबर का प्रश्न बनता है। कैसे बनता है मैं बता देता हूँ आपको भी। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 आज के लेसन का। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यापार गाथा किसे कहते हैं? इसके कोई 2 कारण बताओ। तो है छोटा सा, एक लाइन की परिभाषा है तो व्यापार घाटे की, और एक एक लाइन के इसके 2 कारण हो जाएंगे। लेकिन पेपर बनाने वाला ये दे देता है कई बार 2 नंबर का तो दे दिया व्यापार घाटे की परिभाषा, और एक एक नंबर के दे दिए 2 कारण। तो क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 4 नंबर का हो गया। अब सुनना, ये हमारा देश है क्या? भारत। अब भारत में यदि उत्पादन ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा? उत्पादन ज्यादा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा अपन क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। समझ गए बात? उत्पादन अपने खूब ज्यादा हो रहा है तो विदेशों में अपन सामान बेच देंगे। भाई दूसरे देशों को अपन सामान बेचते हैं ना, वो तो कहलाएगा निर्यात। और कोई बाई चांस थोड़ा बहुत अपन क्या करेंगे? आयात कर लेंगे। कई चीज़ों की तो फिर भी अपने को जरूरत पड़ी जाती है, तो इससे तो अपने को व्यापार में फायदा होगा। समझ गए बात? अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये भारत है, भारत में उत्पादन बहुत कम हो रहा है। यदि उत्पादन कम होगा तो अपन निर्यात करेंगे। उत्पादन कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन सामान बाहर से मंगवाएंगे, और बाहर से सामान मंगवाना क्या कहलाता है? आयात। और बहुत कम सामान अपन बाहर बेच पाएंगे। तो बताओ व्यापार में घाटा होगा कि नहीं होगा? तो जब निर्यात कम हो तथा आयात ज़्यादा हो तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। सिंपल सी यही परिभाषा लिखनी है अपने को। देखना इसका आंसर क्या होगा। जब आयात अधिक हो तथा निर्यात कम हो तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? व्यापार घाटा कहते हैं, क्योंकि अपने आप ही व्यापार में क्या होगा? घाटा होगा। क्यों होता है ये व्यापार घाटा? इसका कारण एक तो अपन कह सकते हैं कि जब हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था का अकुशल मैनेजमेंट रखेंगे, ढंग का मैनेजमेंट नहीं रखेंगे, तो अपने आप ही क्या होगा? व्यापार में घाटा होगा। तो पहला कारण तो अपन लिखेंगे अर्थव्यवस्था का अकुशल प्रबंधन। अर्थव्यवस्था का अकुशल प्रबंधन, एक कारण तो ये हो गया।
दूसरा कारण अपन बता सकते हैं संसाधनों के उपयोग में कार्यकुशलता का अभाव। संसाधनों के उपयोग में कार्यकुशलता का अभाव, मतलब अपन गलत तरीके से, कार्यकुशलता के अभाव का मतलब बिना कुशलता के गलत तरीके से हमारे देश के संसाधनों का अपन गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो व्यापार में अपने आप ही क्या होगा, घाटा होगा। एक छोटा सा पर्सन है लेकिन फिर भी कितने नंबर का बन सकता है, 4 नंबर का बन सकता है। 15वें लेसन के फर्स्ट वीडियो की आज की चर्चा अपनी यहीं तक होगी। अब लास्ट जो 15वां लेसन का एक वीडियो और बनेगा, मतलब 2 वीडियो में 15वां लेसन अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब 15वें लेसन के नेक्स्ट वीडियो में अपनी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।